Hi students, welcome to your second class of Indian Economics in which we are starting with chapter number 2. But before starting with chapter number 2, we are going to take a quick revision of the chapter number 1 which you did in your last classes. So I hope आप सबने chapter 1 रिवाइज किया होगा, उसके की पॉइंटर्स एक बार याद करने की कोशिश किए होंगे। तो अब जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो आप मेरे साथ साथ ही बस की पॉइंट्स को बोलते जाइएगा। अगर आपको याद नहीं होंगे तो उनको याद करने की कोशिश करिएगा। सो चैप्टर 1 में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी का स्टेट क्या था। सो हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया था, बी इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस देखी थी। तो अब हम फटाफट एकदम क्विक पॉइंटर्स रिवाइज करेंगे फॉर लाइक नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एंड उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। सो आपने मेजर सेक्टर पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, द डेमोग्राफिक कंडीशंस एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पढ़ा था कि जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी एंड ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था वो सारा ब्रिटेन में ले जाते थे, वहाँ मॉडर्न अपनी इंडस्ट्रीज में उसको प्रोड्यूस करते थे एंड फिनिश गुड्स को वापस इंडिया में ले आते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हमने फीचर्स क्या पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जिसमें जो फार्मर्स होते थे वो जो भी प्रोड्यूस कल्टिवेट करते थे, जमींदार उनसे लगान कलेक्ट करते थे और ये लगान जो होता था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट होता था। सेकेंड हमने पढ़ा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। इसमें हमने पढ़ा था जो फूड क्रॉप्स थे उनकी प्रोडक्शन बहुत मिनिमम लेवल पे आ गई थी और कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन या जूट, इनकी प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने इंक्रीज कर दी थी बाय गिविंग एन इंसेंटिव टू द फार्मर्स बाय पेइंग देम हायर प्राइसेस। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करी गई, फर्टिलाइजर ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करे गए, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाई गई, इसीलिए द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रिमेन लो। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि फार्मर्स के पास तो वैसे ही रिसोर्सेज नहीं होते थे एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो जमींदार थे दे हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ओवरऑल फीचर्स थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने पढ़ा था कि हमारी पॉपुलेशन जो थी वो मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ आया ही नहीं। हमने पढ़ा था दैट देयर वाज अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी जिनका वर्ल्ड में बहुत मेजर पार्ट था। हम वी वर नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मोस्टली डिस्ट्रॉय ही कर दिया था कि इंडिया जिस चीज़ के लिए नोन था अब वो उस चीज़ के लिए नोन नहीं रहा। सेकेंड हमने पढ़ा था एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से डिक्लाइन हो गया तो क्या हुआ कि जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते थे वो सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव होने शुरू हो गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड लैंड तो हमारा लिमिटेड ही रहता है, सो देयर वाज ओवर पॉपुलेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड द सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ कि जो मेरा इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का रेट था वो गिर गया, सो देयर वाज अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट दैट वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया। थर्ड हमने पढ़ा था लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, कि जो भी कैपिटल गुड्स होते थे जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए होते थे वो उनका प्रोविजन प्रॉपर इंडिया में था नहीं। जनरली कैपिटल गुड्स जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन में एम्प्लॉय होते थे फॉर द सेटिंग अप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मॉडर्न इंडस्ट्री। और फोर्थ हमने पढ़ा था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो बात करता था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादातर रेलवेज या फिर डिफेंस में एम्प्लॉय होता था और वो इंडस्ट्रीज सेटअप करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम वर्क भी कर रहे हैं तो हम प्रॉबेबली पब्लिक वेलफेयर सेक्टर में वर्क करें, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में। तो ये हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया जो था, हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया, मेजरली नोन था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया अब बन गया था एक तरीके से एक्सपोर्टर ऑफ सिर्फ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें क्या होने लग गया था कि इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट जा रहा था वो ज़्यादातर ब्रिटेन को जा रहा था। तो 50% से ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन में जा रहा था
और बाकी का एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा था। सो इंडिया की ब्रिटेन पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो ब्रिटेन ने इंडिया पे एक तरीके से मोनोपोली ले ली थी ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर। दूसरा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू द ग्रेट ब्रिटेन। इसमें क्या हो रहा था, अब इंडिया से जो था वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था और इम्पोर्ट जो है बाहर से कम हो रहा था। जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया तो इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट हो गया। अब ये नहीं कि इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट हुआ तो वो इंडियंस के बेनिफिट के लिए हुआ। ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस भी होता था ये ब्रिटेन क्या करता था, अपने ही एक्सपेंसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज कर लेता था। सो देयर वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। डेमोग्राफिक कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि जो इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। सेकेंड, हमने पढ़ा था कि देयर वाज एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट। इंडिया में एजुकेशन को ब्रिटिशर्स ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। उन्हें लगता था अगर इंडियंस को एजुकेट कर दिया तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए देयर वाज अ एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। फिर हमने पढ़ा था इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, कि इन्फैंट मोर्टालिटी रेट का जो परसेंटेज था वो बढ़ता जा रहा था। वो क्या होता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ कंप्लीटिंग 1 ईयर। सो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट हमारा बढ़ गया था। देन देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, कि इंडिया में पॉवर्टी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, इंडियंस के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था देयर वाज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है, द एवरेज ईयर्स व्हिच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमने पढ़ा था वाज एज लो एज 44 ईयर्स, और आज की डेट में आप देखोगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 68 ईयर्स। तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वाज वेरी लो। फिर हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन जो था वो कहाँ पे एम्प्लॉयड था, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना ग्रोथ नहीं था तो इसीलिए पॉपुलेशन जो था वहाँ पे एम्प्लॉय ही नहीं होता था। फिर हमने इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था रीजनल वेरिएंसेस, कि हर एक रीजन में ऑक्यूपेशनल सेक्टर वेरी होता जा रहा था। जैसे कि डाउन साउथ, जैसे तमिलनाडु और अदर स्टेट्स इन द वेस्टर्न एरियाज, इनमें जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा था, बट इतना भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। वेरएज इन अदर स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, इनमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ था। तो ये एक तरीके से हमारी रीजनल वेरिएंसेस आ गई थी। उसके बाद हमने अपना पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, एक रेलवेज, रोडवेज, एयर एंड वेसल्स और कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा था कि रेलवेज जो था वो ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इन द इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह से आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी उनका कंट्रोल था वो भी स्ट्रेंथन हो गया था, बट इसकी वजह से इंडियंस को भी ये बेनिफिट हो गया था कि वो बहुत ही ईजिली कम्यूट कर पा रहे थे विद इन द स्टेट। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जो ब्रिटिशर्स ने करे, जैसे कि रेलवे ही करा उन्होंने, एंड देयर वाज सम अमाउंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमने ओवरऑल चैप्टर 1 पढ़ा था। एंड आप इसके की पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहे तो, जो अभी मैंने की पॉइंट्स बोले आप एक शीट पे उन सब पॉइंट्स को बस नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम हमारे सेकेंड चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, जो कि बात करता है हमारा इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990। तो आप देख रहे होंगे चैप्टर्स बहुत ही फ्लो में जा रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इंडियन इकोनॉमी जो थी बिफोर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के होते हुए इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेट था। और अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट्स हुई, हमारी गवर्नमेंट कौन से प्लान्स लेके आई और वो प्लान्स को लाया कैसे गया। अब हम सिर्फ ईयर 1990 तक पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बिकॉज 1991 में इंडिया बहुत ही एक मेजर पॉलिसी लाया था। शायद आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, जो कि थी हमारी एलपीजी पॉलिसी। इसमें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट अभी हम करंटली फोकस कर रहे हैं ईयर्स 1950 टू ईयर्स 1990। तो हम जैसे हमने पुराने चैप्टर में पैटर्न फॉलो किया था, जिसमें हमारे ये टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं जो हमें कवर करने हैं, एंड उसके बाद हम पहले देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर क्या है। So after the 200 years of British rule and their exploitative policies, India finally got freedom on the 15th August 1947. You all know this. So it was now necessary to reconstruct the backward and the stagnant Indian economy
into a developed economy. अब हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी की स्टेट जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ी वो बहुत पुअर थी. इंडिया वाज अ वेरी बैकवर्ड इकोनॉमी. देयर वाज स्टैग्नेंट ग्रोथ हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, दैट द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बट इट वाज ग्रोइंग एट अ वेरी लो पेस. इतना लो पेस पे इकोनॉमीज जनरली ग्रो नहीं करती. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऐसे कौन से रिफॉर्म्स लाई, ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाई जिससे हमारी इकोनॉमी एक डेवलपमेंट की स्टेज पे आना शुरू हो गई. तो हम अपने सबसे पहले पैटर्न से चलते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. इन क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है ताकि आपको जब एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाए. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट वर द 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी की 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं जो हमें डील करनी पड़ती है. तो 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, कौन से गुड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से गुड्स की डिमांड है कि ये गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं. इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन of goods and services to be produced. That is, it involves the selection of goods and services and the quantity of each good that the economy should produce. You should not only select that कि कौन सा good or services produce होना चाहिए, you should also be able to determine in what quantity those goods should be produced. कहीं ऐसा ना हो कि आप एक particular good बहुत surplus में generate कर दो and at the end वो good सारा हमारे लिए waste हो जाए. So you should always be able to decide the final combination of the goods and services to be produced and the quantity in which these goods and services should be produced. The next problem is how to produce. अब how to produce में क्या आता है, it involves in deciding the technique of production. Technique of production मेरी दो होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव. अब टर्म को ही समझिए और जनरली आप देखेंगे टर्म में से ही उसकी डेफिनेशन निकल आती है. लेबर इंटेंसिव मतलब क्या, जहाँ पे मेरे पास सरप्लस लेबर है और लेस कैपिटल है. तो जब मेरे पास लेबर ज़्यादा है तो मैं उसे बोलती हूँ लेबर इंटेंसिव, कि जहाँ पे मेरा वर्कफोर्स, जहाँ पे मेरी लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय हो रही हो. कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मेरी गुड, जहाँ पे मेरी मशीनरी और कैपिटल की वजह से गुड्स जनरेट हो रहे हैं, मेरा लेबर का क्वांटम इसमें बहुत कम होता है. So how to produce? It involves deciding the technique of production, that is whether the selected goods to be produced with more labor and less capital. इसे क्या बोलते हैं, more labor and less capital को labor intensive, और with more capital and less labor इसे क्या बोलते हैं, जब हमारी कैपिटल ज़्यादा होती है और लेबर का कैपिटल इंटेंसिव. तो पहला हमने डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए. दूसरा हमें डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस, कि अब हमने जब डिसाइड कर लिया है व्हाट टू प्रोड्यूस, अब इसे प्रोड्यूस करें कैसे, दो मेथड से, या तो कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव. और थर्ड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो गुड्स और सर्विसेज हम ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ये किसके लिए कर रहे हैं, ये हमारी थर्ड सेंटर प्रॉब्लम होती है. इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग people, that is selection of the category of people who will ultimately consume the goods. So the third involves the selection of category of people. तो आप देखो फर्स्ट जो था हमारा what to produce, उसका कीवर्ड बना लो फाइनल कॉम्बिनेशन. सेकेंड जो हमारा हाउ टू प्रोड्यूस बना लो उसका कीवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और जो थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस उसका बना लो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट. तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स के कीवर्ड्स वहाँ पे अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, ताकि जब एंड में आपके पास बहुत कम टाइम हो आप पॉइंट्स देखो, कीवर्ड्स देखो, और वो आपका फटाफट एकदम रिवाइज होता जाएगा. बाकी आप उसको इतनी बार पढ़ चुके होंगे, क्लास में समझ चुके होंगे कि आपको अंदर का कंटेंट ऑटोमेटिकली याद आता रहेगा. तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था. आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. So moving on to our question number 2, which basically says, what do you understand by economic system? Economic system से आपका क्या मतलब है? Economic system refers to an arrangement by which the central problem of an economy are solved. Central problem कौन सी थी हमारी central problem थी ऊपर वाले question की 3 parts, जो कि था what to produce, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. वो कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच दीज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड.
तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो. So moving on to the third question, which says what are the type of economic system. अब जो हम ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि वो अरेंजमेंट जो मेरा ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ये कौन सा अरेंजमेंट होता है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है. तो ये अरेंजमेंट को मैं 3 फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ. पहला फॉर्म आता है मेरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके. सेकेंड फॉर्म आता है मेरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड फॉर्म आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कौन से 3 फॉर्म्स होते हैं? जस्ट रिपीटेड विद मी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब हम इसकी डिटेल में थोड़ा बात करते हैं. A capitalist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. So it's basically COO. Owned, controlled and operated by whom? By the private sector. Production is done mainly for earning profits. So the central problems are solved through the market forces of डिमांड एंड सप्लाई. अब वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बात करते हैं? वो कहते हैं ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें सीओओ वैसे क्या होता है? जो चीफ होता है. तो कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हुम? बाय द प्राइवेट सेक्टर. अब जब प्राइवेट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के ऑपरेशंस को रन कर रहा होगा तो आपको क्या लगता है वो वेलफेयर के लिए करेगा? बिल्कुल नहीं. वो वेलफेयर के लिए कोई चीज नहीं प्रोड्यूस करते. वो उनका बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. सो द प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. सो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. दे आर सॉल्व्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट हमारा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब सोशलिस्ट मतलब सोशल से मतलब वेलफेयर. वेलफेयर कौन हमारा करना चाहेगा? हमारी गवर्नमेंट. सो अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ तक तो सेम ऊपर जैसे लैंग्वेज हो गई, आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड, ये भी सेम लैंग्वेज हो गई. बाय होम? बाय द गवर्नमेंट. सो आपका वर्ड क्या बदला? बस गवर्नमेंट. सो इट इज बेसिकली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. थर्ड हम बात करते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विच रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of economy. So mixed system में क्या होता है? जो private sector और public sector होते हैं, they come together and they solve the central problems of the economy. How do they come together? अब इसमें ऐसा नहीं होता कि जो काम private sector कर रहा हो वो काम government भी करे या वो overlap करे. So their respective roles are defined and allotted to them. For example, जैसे defense का sector सिर्फ government को दिया जाता है because it involves the national security. तो इस sector का generally license जो होता है वो private कंपनीज को नहीं दिया जाता एंड ये सेक्टर मेजरली गवर्नमेंट संभालती है. सो इट इज बेसिकली द बाइफिकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. तो ये हमारी बात करता है इकोनॉमिक सिस्टम्स जो कि हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं. सो अब आपने ये पॉज करके नोट डाउन करना है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ आर दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी सॉल्व्ड अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने ऊपर डिस्कस करी और हमने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है जो इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. अब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली जो इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा रोल था वो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं. So under the capitalist economy, the 3 central problems are solved in the following manner. किस तरीके से solve होती है? सबसे पहला आता है हमारा what to produce. Under this system, only those goods are produced that can be sold profitably either in a domestic or a foreign market. तो हमने बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने में नहीं इंटरेस्टेड होता. उनका बेसिक मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट. उनके लिए कीवर्ड ही क्या है? प्रॉफिट. तो वो वही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट जनरेट हो. वो कभी भी वो गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिनमें उनको लॉस इनकर हो रहा हो या प्रॉफिट मार्जिन उनके कम आ रहे हो. सो दे प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द प्रॉफिट इज जनरेटेड एंड दे ईदर सेल इट इन द डोमेस्टिक मार्केट or they sell it in the foreign markets.
नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम. Goods are produced using cheaper techniques of production. In case of cheap labor, labor intensive methods are used, and in case of costly labor, capital intensive methods are used. तो अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये वो टेक्निक यूज करेंगे जिसका कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि इनको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है. तो अगर मेरी लेबर मार्केट में चीप रेट पे अवेलेबल होगी तो दे वुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव. बट अगर मेरी लेबर जो होगी वो कॉस्टली होगी, वो उन्हें ज़्यादा कॉस्ट कर रही होगी, तो वो किस पे मूव कर जाएंगे? ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव. तो आपको ये देखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में वो गुड्स होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे. हाउ टू प्रोड्यूस में मेरी दो टेक्निक्स आती थी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. ये वो टेक्निक यूज करेंगे जिनमें इनकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी. तो अगर मेरी लेबर सस्ती होगी तो वो लेबर इंटेंसिव पे चले जाएंगे, और अगर कैपिटल में तब जाएंगे जब लेबर महंगी हो जाएगी. For whom to produce? In the capitalist society, goods are distributed among people not on the basis of their needs but on the basis of their income or purchasing power. So ये उन लोगों के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते जिन्हें गुड्स की ज़रूरत है. So the goods are not produced on the basis of needs, they are produced for the people who can afford these goods. तो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ये नहीं केयर करते कि whether you need these goods or not. If you can afford these goods only, then these goods are useful for you. So 3 हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐसे सॉल्व हुई. तो आपको जहाँ पे भी क्लैरिटी है आप वीडियो को वहाँ पॉज करो और ये पॉइंट्स को नोट डाउन करो. एंड प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद पॉज करते रहें बीच में और फिर क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें. या तो पहले ही जब क्वेश्चन बिगिन हो रहा है आप तभी उसको नोट डाउन कर लो, वरना जब हम क्वेश्चन को एंड करते हैं यानी उसे समझते हैं उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आगे नोट डाउन करो. एंड के लिए कुछ मत छोड़ना, वो फिर पेंडिंग ही रहता जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा हाउ आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी सॉल्व इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब जब हम सोशलिस्ट की बात करते थे तो हम किस चीज़ की बात करते थे? यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई. गवर्नमेंट आ गई तो मतलब वो पब्लिक के बारे में भी सोचेगी. तो जब गवर्नमेंट इसे सॉल्व करती है तो वो कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस. द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी. तो ये बिल्कुल कैपिटलिस्ट से ऑपोजिट चलता जाएगा. गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी विच द सोसाइटी नीड्स, विच द पब्लिक नीड्स. हाउ टू प्रोड्यूस क्या आता जाएगा? द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द मेथड दैट इज टू बी यूज. वो ये नहीं देखेंगे कि कॉस्टली कौन सा पड़ रहा है या चीप कौन सा पड़ रहा है. वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि वेदर टू यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स और द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. फॉर whom टू प्रोड्यूस में वो डिसाइड करते हैं दैट द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट व्हाट दे कैन अफोर्ड. तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोगों को क्या चाहिए होता है एंड इस बेसिस पे नहीं कि वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट. कभी कभी हमने देखा कि कहीं सेक्टर ऑफ द सोसाइटी इज नॉट एबल टू अफोर्ड पर्टिकुलर थिंग्स, तो गवर्नमेंट जनरली उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है. सो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि वेदर यू कैन अफोर्ड द गुड और नॉट, इट बेसिकली सीज वेदर you need the good or not. If you need the good, then the government is going to provide that good to you. नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व इन केस ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी. इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट कम टुगेदर टू सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. कि इसमें मेरी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी डिटर्मिन करती है और जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपना रोल प्ले करती है टू सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. So now which economic system was followed by India? अब आपको क्या लगता है इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता होगा? आप कहीं पे देखेंगे जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है. बट एरियाज लाइक डिफेंस, रेलवेज, ये सब अभी भी गवर्नमेंट के पास है. तो मतलब कौन दो चीजें साइड बाय साइड वर्क कर रही हैं? प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो. और ये डेफिनेशन किस में आती थी? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में. So mixed economy with the best features of socialist and the capitalist economy was adapted by the Indian economy.
In this view, India would be a strong socialist society with a strong public sector but also with private property and democracy. तो इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया है? मिक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. Coming to the next question, what do you mean by economic planning? अब हमें पता है that India was a backward and a stagnant economy, so the government basically had to come up with some measures and with some plans जिससे वो Indian economy को एक stagnant stage की जगह एक developing stage पे लेके आए. So it had to come up with some plans, some major reforms to be made. So economic planning इसमें role play करती है. It can be defined as making the major economic decisions, that is what, how and for whom to produce by the conscious decisions of the determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. उन्होंने ये देखा कि economy as a whole को क्या चाहिए, what are the goods that are needed to be produced, कौन से goods priority पे produce होने चाहिए और कौन से sector को priority attention देना चाहिए, and इसीलिए उन्होंने एक proper planning structure बनाया जिससे वो ये problems को cater कर सके. Now next question, when was the planning commission set up? अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट को ये इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव बनानी थी तो गवर्नमेंट हैड सेट अप अ प्लानिंग कमीशन. तो ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई इन द ईयर 1950 एंड ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था प्राइम मिनिस्टर. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर 1950. उसके बाद आप ये साथ साथ लिखिएगा यहाँ चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मैं यहाँ पीसी लिख रही हूँ, आप फुल लिखिएगा, वाज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो जब ये उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का सोचा उसके बाद दे हैड टू कम अप विद एन इफेक्टिव सिस्टम. ऐसा तो नहीं था कि वो रैंडमली प्लान्स बनाते रहते और ये प्लान्स इंप्लीमेंट होते रहते. सो दे हैड सेट अप अ कमीशन नोन एज द प्लानिंग कमीशन एंड दिस कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 1950 एंड ये कमीशन को हेड कौन कर रहा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन अ प्लान. प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव. अब कोई भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप जनरली देखेंगे आप एक प्लान बनाते हैं. अगर सपोज आपने डिसाइड किया है कि आपको बोर्ड्स में 98% लाना है तो आप इनिशियली उसका एक प्लान बनाना शुरू हो जाएंगे कि ओके मेरे को इतनी रिविजन्स करनी है, मेरे को ऐसे अपने नोट्स लिखने हैं, मेरे को मॉक टेस्ट देने हैं, मेरे को रिविजनरी टेस्ट देने हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर राइटिंग डाउन अ प्लान टू अचीव व्हाट? टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, program and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. You detail out all the scheme and the strategies to be used for fulfilling that particular objective. So are you guys able to get it? हम एक बहुत फ्लो में चल रहे हैं. We are not directly jumping to the points क्योंकि किसी भी चैप्टर के मेजर पॉइंट्स पे आने के लिए आपको उसका एक बेस डेवलप करके हमेशा चलना पड़ेगा. एंड आपको पता है कि आपके पास 3 मार्कर्स भी होंगे पेपर में, 1 मार्कर्स भी होंगे, तो इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है. So coming down to our question 11, why did India opt for a plan? अब इंडिया को प्लान की जरूरत क्या थी? ऐसे ही नहीं चल सकते थे, वो पॉलिसीज बनाते इम्प्लीमेंट करते, उन्हें प्लानिंग कमीशन सेट करने की क्या जरूरत थी? So after gaining independence, the next important step for the Indian government was to revive the poor, backward and the stagnant economy inherited from the British rule. So for the systematic and overall development of the Indian economy, India opted for planning. तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि जब इंडिया ने ब्रिटिश से ये इकोनॉमी, ये कंट्री इनहेरिट करना मतलब कि ब्रिटिश रूल जो था वो सारा हमने हटाया एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. तो जब हमारे पास ये इकोनॉमी, जब इंडिया हमारे पास एज एन इंडिपेंडेंट इंडिया आया, सो इट वाज ग्रोइंग एट अ वेरी स्टैग्नेंट स्टेज, इट वाज पुअर एंड बैकवर्ड. सो इन ऑर्डर टू रिवाइव इंडिया फ्रॉम द कंडीशंस, proper systematic planning was required. Hence, we opted for a plan. Next, why should plan have goals?
So planning is done to achieve some predetermined goals within a specified time period. Without a goal, the planners won't be able to know which sector of the economy needs to be developed on the priority basis. अभी हमने जब एग्जाम्पल डिस्कस किया कि आपको बोर्ड्स में 98% लाने हैं, तो आपने एक गोल सेट किया विच वॉज 98%. अगर आप एक गोल ही नहीं सेट करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप करोगे, आपको अपनी प्रायोरिटी ऑफ वर्क ही नहीं पता चलेगा. सो गोल वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज रिक्वायर्ड बेसिकली टू सेट अप अ प्रायोरिटी एंड इट वॉज रिक्वायर्ड दैट ये जो गोल है ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में फुलफिल हो. यू कैन नॉट डिले अ प्लान और यू कैन नॉट कीप इट फॉर एन indefinite period. The period is predetermined, the strategies are predetermined, and you should have a clear goal in mind which has to be achieved through the plan. So planning is done to achieve some predetermined goal within a specified period of time. Without a goal, the planner won't be able to know which sector of the economy needs to be developed on a priority basis. So who fixed the planning period? The planning period was fixed by the as the 5-year plan which began the era of 5-year plan. तो प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया एंड उन्होंने हर एक प्लान का पीरियड रखा 5 years. हर प्लान जो डेवलप होता था वो 5 years के लिए डेवलप होता था एंड इससे हमारा 5-year प्लानिंग एरा जो है वो स्टार्ट हुआ. So now moving on to question 13, which says name the basic goals of India development which serves as the guiding principles of the Indian planning. अब इंडियन प्लानिंग के जो थे वो बेसिक गोल्स क्या थे? गवर्नमेंट ने बेसिक गोल्स कौन से सेट किए, उन्होंने प्रायोरिटी गोल्स कौन से सेट करे? उन्होंने 4 प्रायोरिटी गोल सेट करे जो कि थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. सो कौन से 4 बेसिक गोल सेटअप हुए? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. रिपीटेड विद मी, growth, modernization, self-reliance and equity. So the 4 basic goals are growth, modernization, self-reliance and equity. Growth से हमारा क्या aim था? Growth aims to increase the country's capacity to produce goods. ये कंपनी की capacity of production of goods को हमें increase करना था. Modernization aims at adoption of new technology and change in the social outlook. नई टेक्नोलॉजी लानी थी so that the social outlook of the country can change. Self reliance means खुद पे reliance, that is Indian economy had to be self reliant so that it is not dependent on the other countries for any resources. Aims to make the economy self reliant. Equity से मेरा मतलब क्या है? Equity मतलब equality. So aims to ensure that everyone gets the basic needs and to reduce the inequalities, that is to reduce the gap between the rich and the poor. So what were the 4 basic goals? Growth, modernization, self-reliance and equity. अब हम ये जो 4 goals हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. Explain growth with equity as a planning objective. ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के भी पीछे दिया हुआ है. तो मैंने आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी साथ साथ कवरेज लेते हुए चला है, तो इसीलिए आप इस पे फोकस करें. So growth refers to an increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country. मतलब it refers to the aim of increasing the production of goods and services in the economy. So growth implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in efficiency of productive capital and services. अब वो कहते हैं ग्रोथ 3 टर्म्स में हो सकती है. एक तो हमारी प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ जाए, दूसरा मेरी सर्विसेज का प्रोविजन बढ़ जाए, जैसे कि जो सर्विसेज हमें एग्रीकल्चर में या प्रोडक्शन में सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कि ये दोनों चीज़ें बढ़ जाए. So either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services or an increase in efficiency of productive capital and services, यानी increase in both the above. A good indicator of economic system is steady increase in the
जीडीपी। जीडीपी से मतलब क्या होता है हमारा, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन द total domestic goods that are being produced. So increase in GDP or the availability of goods and services enable people to enjoy a more rich and a varied life. So GDP basically refers to the market value of all the final goods and services that are produced in the economy during a ईयर। तो कितनी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। अगर मेरा जीडीपी बढ़ रहा है तो दैट इज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट। सो अकॉर्डिंग टू इक्विटी, every Indian should be able to meet his or her basic needs of what? Of probably food, shelter, housing, education and healthcare. And inequality in the distribution of wealth should be reduced. Equity aims to raise the standard of living of all people. So growth with equity helps to achieve the planning objective of development with a सोशल जस्टिस। तो अब हमने इसमें क्या किया, उन्होंने कहा हमें कि तुम ग्रोथ और इक्विटी को कैसे लिंक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ। ग्रोथ से हमारा मतलब क्या था, इट एम्स टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसमें हमने कहा कि ग्रोथ हमारी कौन सी 3 फॉर्म्स में हो सकती है। हमने कहा यहाँ तो तुम प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ा दो, या फिर जो सपोर्टिंग सर्विस है वो बढ़ा दो, या फिर दोनों की उसमें इंक्रीज हो जाए। अब हम इस इंक्रीज को मेजर कैसे करते हैं, हम इस इंक्रीज को मेजर करते हैं हमारे इंडिकेटर से, जो कि क्या होता था बताइए, जो कि होता है हमारा जीडीपी। जीडीपी से मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विद इन एन ईयर। तो अगर मेरा जीडीपी बढ़ रहा है यानी मेरी ग्रोथ हो रही है। दूसरा हमने बात किया इक्विटी। अब हमने ग्रोथ पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में वो एक इक्वल रेट पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। पीपल शुड गेट देयर बेसिक नीड्स फुलफिल्ड, जैसे कि शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फूड, उनकी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो ही हो, बाकी जो इनइक्वालिटी है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करें। सो बेसिकली ग्रोथ विद इक्विटी, गुड्स बढ़ेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, so it will fulfill the planning objective of what? Of development with the social justice. growth को उन्होंने कह दिया development और equity को कह दिया social justice. so this is how growth and equity are linked, कि अगर growth हो रही है so it should not be only for the higher section of the society. if there is growth in goods and services, there is growth in income, then that should be equally distributed among all the sectors of the सोसाइटी। सो दिस इज हाउ वी आर लिंकिंग ग्रोथ विद इक्विटी। तो अगर आपको ग्रोथ पे इंडिविजुअल पूछा गया तो आप सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, इक्विटी के पूछा गया तो सिर्फ इक्विटी के बारे में बात कीजिएगा, और अगर दोनों डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा गया, दोनों बेसिक गोल्स के बारे में पूछा गया, तो आप दोनों के बारे में बात करके फिर उन्हें लिंक करेंगे। तो ये क्वेश्चन की अगर कोई और फॉर्म भी आए, अगर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी पूछा या फिर उन्होंने सेल्फ रिलायंस के बारे में भी पूछा, तो आप इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और फिर उनकी लिंकेज बिठाएंगे। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर नेक्स्ट बेसिक गोल। अभी हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो हमने जो ऊपर 4 बेसिक गोल्स पढ़े, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इक्विटी। अब हम इन गोल्स को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं हमारे हर पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ग्रोथ की बात करी, 15 में हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन। So Indian planners have always understood the importance of modernization of society to raise the standard of living of people. So modernization was basically needed to raise the standard of living of people. Modernization includes what? It includes adoption of new technology. Modernization aims to increase the production of goods and services through the use of new technology. That is, factory can increase the output by employing new technology. Agriculture produce हमारा increase हो सकता है by employing new irrigation facilities or improving the quality of the fertilizers or by doing agriculture with the new form of technology. So पहली चीज मॉडर्नाइजेशन में क्या आती है, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या समझते हैं हम, कि नई टेक्नोलॉजी लाओ, adoption of new technology to increase the production of goods and services. नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है हमारा, चेंज इन
social outlook. Modernization also requires change in the outlook such as gender empowerment or providing equal rights to women. तो सेकेंड उन्होंने बात करी, तुम टेक्नोलॉजी ले आए, तुमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर दी. अब सेकेंड पर्सपेक्टिव वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चेंज द सोशल आउटलुक ऑफ द कंट्री. आप सोचिए कोई एग्जांपल, सोशल आउटलुक कैसे चेंज हो सकता है. ये सेंटेंस को पढ़िए और मेरे को बताइए सोशल आउटलुक कैसे इंक्रीज हो सकता है. इसमें वो कह रहे हैं कि जेंडर एम्पावरमेंट लाओ, यानी इक्वालिटी लाओ बिटवीन मेन एंड वुमेन. तो आप सोशल आउटलुक कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका एग्जांपल चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू द वुमेन, बाय ट्रीटिंग देम विद इक्वालिटी. अब आप देखेंगे पहले क्या होता था कि मेन एंड वुमेन को एम्प्लॉय होता था, बट जो अमाउंट ऑफ वेजेस पे होती थी वो हमेशा मेन को ज़्यादा पे होती थी. सो देयर वाज नॉट एन इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. सो वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी नहीं ले आए, उसका मतलब दूसरा ये है दैट यू शुड चेंज द सोशल आउटलुक ऑफ द कंट्री. सो मॉडर्नाइजेशन में दो चीज़ें हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक. अब हम नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड बात करते हैं. डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वो पूछ रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन एज एन एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव डज इट क्रिएट एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो इट सेज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. Modernization implies use of advanced technology. Advanced technology requires less labor per unit of output, thus modernization creates unemployment. अब हम एक तरफ से बात करते थे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए. यू लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी यूज्ड टू से कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चर ओवरबर्डन है वो उससे लोग मूव करें, दूसरे सेक्टर्स में मूव करें. तो हम कहते थे यू शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. बट जब हमने मॉडर्नाइजेशन की बात करी तो मॉडर्नाइजेशन में हम कह रहे हैं दैट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी शुड कम अप. अब जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो लेबर को रिप्लेस कर देगी. जब वो लेबर को रिप्लेस करेगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज होएगा. सो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन इज कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ unemployment, hence the given statement is true. तो ये हमने बात करी दो बेसिक गोल्स की यहाँ पे, जो कि बात करी हमने ग्रोथ की और मॉडर्नाइजेशन की. अब हमारे दो बेसिक गोल्स और रह गए हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करिएगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. हम अपने बाकी के बेसिक गोल्स कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे मूव करेंगे. तो आज की क्लास मैं यहीं पे ही वाइंड अप करूंगी. आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें एक बार रिवाइज करके आए, जस्ट गो थ्रू इट. यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग राइट नाउ. अब पॉइंट्स को एक बार बस अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास.